वैसे तो बिहार सम्राट अशोक की परंपरा की जमीन मानी जाती है, जिसे बुजुर्गों की जुबान में बुद्ध की धरती भी कहा जाता है, और अगर इतिहास की भाषा में बात करें तो इसे गांधीगिरी के प्रथम प्रयोग की माटी भी माना जाता है। बिहार हिंदुस्तान का वो शहर है जहां नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के बच्चे पढ़ाई करते थे। आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरे संसार को जीरो से मिलवाया था, उनका घर भी बिहार ही है। लेकिन अगर हम 2 पीढ़ी पहले की बात करें तो वहाँ खून भरी चीखों की भी आवाजें गूंजती हैं। वैसे तो बिहार का हर कोना शांति का उपदेश देता है, लेकिन उसी के साथ दहशत की कहानियां भी सुनाता है। द सोशल डिग में आपका स्वागत है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर नीतीश कुमार तक बिहार के साम्राज्य, वो बाबा जिसकी सलाह मानकर बीपी के मरीज कर्पूरी ठाकुर ने नमक का घोल पी लिया और उनकी मौत हो गई, और बिहार में चल रहे लंबे नरसंहार। इस वीडियो में हम जवाब देंगे आपके उन सभी सवालों का जिनका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस कहानी का पहला पन्ना खुलता है 305 ईसा पूर्व में, जब अलेक्जेंडर मगध पर अटैक करने की इच्छा से और सेना लेने वापस लौटा तो ताकत आई सेल्यूकस के हाथ में, जो अलेक्जेंडर का जनरल था। उसने अपने एक्सपेंशन के तौर पर पहले तो पंजाब और सिंध के इलाकों पर कब्जा किया, फिर धीरे धीरे भारत के नॉर्थ वेस्ट के ज्यादातर इलाकों पर अपना राज फैला दिया। तब पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में एक सम्राट का शासन था, जिसने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सेल्यूकस के खिलाफ युद्ध लड़ा। सेल्यूकस को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा, और मगध के राजा से जंग हारने के बाद उसने शांति का प्रस्ताव रखा, और इसके तहत सेल्यूकस ने राजा को उत्तरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिमी हिस्सा तक दे दिया था। इसी के साथ शांति को स्थायी रखने के लिए सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी पाटलिपुत्र से आए उस सम्राट से भी कराई थी, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मगध के सम्राट थे, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र और राजगीर से मगध के सम्राटों ने न सिर्फ आज के हिंदुस्तान बल्कि नेपाल, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक शासन किया था। तो आइए इस पहले चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं मगध साम्राज्य से। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। वैसे तो ये दोहा ब्रज भाषा का है, लेकिन इसे ज्यादातर पनिनी की कहानी से जोड़कर सुनाया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार पनिनी बचपन में पढ़ने में बहुत कमजोर थे। एक बार उन्होंने कुएं पर रस्सियों के निशान देखे तो उन्हें समझ आया कि मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसके बाद पनिनी ने मेहनत की और कालांतर में वह संस्कृत भाषा के बड़े ज्ञानी के साथ साथ भाषावादी भी बने, जिसके बाद उन्होंने अष्टध्यायी रची, जिसके 3996 छंदों में आपको संस्कृत व्याकरण के सूत्र मिलते हैं। लेकिन पनिनी सिर्फ व्याकरण के ही ज्ञाता नहीं थे, लॉजिक और फिलॉसफी में भी उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। पनिनी जो भी पढ़ते थे वही लिख दिया करते थे, और इन्हीं राइटिंग्स में आपको 40 या कभी कभी उससे भी ज्यादा जनपदों का जिक्र मिलेगा। जनपदों का इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना है। इन जनपदों को आप छोटे छोटे सूबों की तरह समझ सकते हैं, जिनमें हर स्तर पर प्रशासन डेवलप हो चुका था। यहाँ पर राजा था, राजा को सलाह देने के लिए सभाएं भी थीं। आज शहर में जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी होती है वैसे ही कुछ सिस्टम इनमें से था। फिर गांव के स्तर पर भी प्रशासन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मिलते हैं, जस्ट लाइक टुडेज पंचायत। हर जनपद में अपनी ही कोई यूनिक आइडेंटिटी भी थी। कहीं मोनार्की चल रही थी, मतलब राजाशाही, कहीं आज के ब्रिटेन की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी प्रेजेंट थी, तो कोई जनपद ऐसे भी थे जो इंडिपेंडेंट थे, जैसे आज का हिंदुस्तान। जिन जनपदों की बात हम कर रहे हैं वो आज के हिंदुस्तान, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और मध्य एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग तक फैले हुए थे। राजनीति और कूटनीति तब भी उतनी ही भारी थी जितनी आज। तो लड़ाइयाँ होती रहती थी और इनके साथ जनपदों की संख्याएं भी बदलती रहती थी। वक्त के साथ साथ ताकतवर जनपदों ने दूसरी जनपदों को ओवरपावर कर लिया और अपने में मिला लिया। और इस तरह जब बुद्ध का जिक्र होता है तो आपको 16 महाजनपदों का जिक्र मिलेगा, जिनका नाम है काशी, कौशल, अंग, ब्रज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचला, मत्स्य, सुरासेन, असाका,
अवंती, गंधार, काम्बोज और मगध। लेकिन इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। आज बिहार में जिसे मगध प्रमंडल कहते हैं, मगध डिवीजन, उसमें 5 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं: जहानाबाद, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा और अरवल। लेकिन अगर आप लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो पटना और नालंदा के इलाके भी इसमें जुड़ जाते हैं। आज जहाँ पटना है उसी के आसपास कहीं मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा शेखपुरा और लखीसराय 2 और जिले हैं जो सांस्कृतिक रूप से मगध का हिस्सा माने जा सकते हैं। आज जिसे हम बिहार कहते हैं, उस ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में मगध के अलावा और भी इलाके हैं। अंग, वज्य, लिच्छवी 3 मजबूत साम्राज्य हुए। मगध ने अपने पड़ोसी अंग महाजनपदा को बहुत जल्दी जीतकर अपने में मिला लिया था। गंगा के पूर्वी भाग में वज्य होता था, जो एक संघ था जो कई कुलों से मिलकर बना था। अब ये कुछ वैसा ही था जैसे आज का यूएई है। तो वज्जी इसी तरह की एक यूनियन थी जिसमें कई सारे कुल थे और उनसे मिलकर बना था एक यूनियन। वज्जी एक रिपब्लिक था, तो शासन राजा के हाथ से नहीं होता था, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधि करते थे। उनकी शासन प्रणाली को गण या संघ कहा जाता था। आज से 600 साल पहले वज्जी अस्तित्व में था, इसलिए इस गणतंत्र को दुनिया के पहले लोकतंत्र शहर की तरह भी देखा जाता है। कुछ ग्रीस की ही तरह, जहां राजा नहीं जनता ताकतवर हुई। अब जैसे हमने बताया कि वज्जी में कई कुल थे, तो इनमें सबसे ताकतवर क्लैन था लिच्छवी, जिनका गढ़ था वैशाली। ये नाम आपने बहुत सुना होगा। अब इतनी कहानी हम आपको बता ही चुके हैं कि वैशाली के बगल में मगध था और मगध वैशाली को अपने आप में मिलाना चाहता था। अजातशत्रु जो मगध के राजा थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए। कहा जाता है कि एक हमले के दौरान अजातशत्रु घायल हो गए थे। तब उन्हें अम्रपाली ने पनाह दी, जो जानती ही नहीं थी कि वो अपने दुश्मन के घाव भर रही है। अम्रपाली बड़ा खूबसूरत थी, तो अजातशत्रु भी उन्हें देख के रुक गए। अब ये दोनों जवान थे तो प्यार हुआ, और जब अम्रपाली को पता चला कि उन्होंने अपना दिल दुश्मन को ही दे दिया है, तो उन्होंने अजातशत्रु से मांगा कि मगध की फौज लौटा दी जाए और वैशाली को बख्श दिया जाए। सच्चे प्रेमी की तरह अजातशत्रु भी लौट जाते हैं वापस। लेकिन वैशाली के लोगों को जब ये बात पता चली कि अम्रपाली और अजातशत्रु के बीच में क्या हुआ था, तो वह अपनी ही प्यारी नगर वधु अम्रपाली को कैद कर लेते हैं। अजातशत्रु का इसके बाद दिल भी टूटा और उसे वैशाली पर चढ़ाई करने का एक बहाना भी मिल गया। अम्रपाली को आजाद करने के लिए उसने सब बर्बाद कर दिया, और जब आखिर में अम्रपाली आजाद हुई तो चारों तरफ हुई तबाही और खून को देखकर टूट गई थी, और उसने बुद्धिज्म का रास्ता चुना और अनुयायी बन गई। मतलब जो बुद्धिज्म में फीमेल मॉन्क होती हैं उनको अनुयायी कहते हैं। संभवतः इसी कहानी के चलते महाजनपदों का जिक्र आता है और लोग वैशाली का नाम लेते हैं, जो वज्जी का हिस्सा था। मगध और वज्जी के आसपास के 2 और बड़े साम्राज्य काशी और कौशल भी थे। वत्स भी एक महाजनपदा था जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इन सारे महाजनपदों का विस्तार आज के हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों तक था। अब आते हैं मगध पर। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है हरण्यक वंश के राजा बिंबिसार को। बिंबिसार का दौर 558 से 491 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। बिंबिसार ने मगध के विस्तार के लिए कई योजनाओं पर काम किया था। मगध के विस्तार के लिए उन्होंने अलग अलग साम्राज्यों के साथ वैवाहिक गठबंधन भी किए थे। सिर्फ लड़ाई ही नहीं करते थे, डिप्लोमेसी से भी काम लेते थे। अब इसी तरह बिंबिसार की 3 पत्नियां मुख्य हुईं, जिनकी ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम इन्हीं का नाम मिलता है, जिनका नाम था खेमा, चैलाना और वैदेही। खेमा को कौशल देवी के नाम से भी जाना जाता है। खेमा कौशल के राजा प्रसन्नजित की बहन थी। बिंबिसार ने इस शादी से मगध और कौशल के बीच एक मजबूत गठबंधन बनाया था। बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम था चेलाना, जो लिच्छवी राजकुमारी थी और अजातशत्रु की माता भी थी। अजातशत्रु ने जिस वैशाली पर हमला किया था उसको डिफेंड लिच्छवी ही कर रहे थे, और वो एक तरीके से नाना के घर ही आए हुए थे। और तीसरी पत्नी का नाम था वैदेही, जो मगध के तहत आने वाले वैदेही की राजकुमारी थी। बिंबिसार की कूटनीति के बारे में इतिहासकार रामशरण शर्मा अपनी किताब भारत के प्राचीन इतिहास में भी लिखते हैं कि बिंबिसार ने एक शादी पंजाब के मद्रा वंश की राजकुमारी नंदिनी से भी की थी। मद्रा वंश का साम्राज्य रावी और चनाब के बीच में पड़ता था और इसकी राजधानी थी सागल।
यानी आज का सियालकोट, जो जम्मू के बगल में अभी भी पाकिस्तान में आता है। इसका विस्तार आज के भारत के पंजाब और हरियाणा तक था और कुछ हिस्सा आधुनिक पाकिस्तान में भी था। इन साम्राज्यों की राजकुमारियों से शादी करके बिंबिसार ने अपार कूटनीतिक प्रतिष्ठा हासिल की और मगध के पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। आम्रपाली और अजातशत्रु की प्रेम कहानी ने वैशाली से हुई लड़ाई को और मशहूर कर दिया था। लेकिन सच ये है कि मगध का असली प्रतिद्वंदी था अवंती। अवंती और मगध लगभग बराबर ताकतवर थे। बिंबिसार के समय मगध और अवंती के बीच एक युद्ध भी हुआ था, मगर युद्ध शुरू होने से कुछ ही दिन बाद शांति समझौता भी हो गया था। समझौता ऐसा है कि जब युद्ध के बाद वहां के राजा चंद प्रत्योदय महासेन को जॉन्डिस हुआ तो उन्होंने बिंबिसार से एक बहुत ही अच्छे वैद्य की डिमांड की थी। तब बिंबिसार ने एक मशहूर वैद्य जिनका नाम जीविका था, उनको अवंती की राजधानी उज्जैन भेजा था। बिंबिसार भले ही अवंती को जीत ना पाए हों, लेकिन अलग महाजनपदाओं के कई हिस्सों को खुद में उन्होंने मिला लिया था, यानी मगध में मिला लिया था। बिंबिसार के शासनकाल यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के आसपास 80,000 गांव थे और वो तमाम 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। पर सबसे बड़ा सवाल है कि जब मगध इतना ही स्ट्रॉन्ग था तो अवंती से जीत क्यों नहीं पाया और ये लड़ाई क्यों जनरेशंस तक चलती रही। बिंबिसार के शासन में मगध की राजधानी थी राजगिर या राजगृह। राजगिर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और अंदर घुसने के सभी रास्ते पत्थर की दीवार से चुन दिए गए थे। इसने राजधानी को अभेद्य बना दिया था। बौद्ध इतिहास के मुताबिक बिंबिसार ने मगध पर 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद मगध के अगले सम्राट होते हैं अजातशत्रु। गद्दी पर बैठने के लिए उन्होंने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या की थी। बिंबिसार ने अपने शासन में कूटनीति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, लेकिन अजातशत्रु ने मगध के विस्तार के लिए ताकत का इस्तेमाल भी लिया था। काशी और कौशल का साम्राज्य अजातशत्रु की इस नीति के खिलाफ हुआ और दोनों ने मिलकर अजातशत्रु के ऊपर हमला किया। हालांकि अजातशत्रु भारी पड़े। एक तरफ जहां बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी से शादी करके कूटनीति रूप से कौशल के साथ गठबंधन किया था, वहीं अजातशत्रु अपनी ताकत से उसे मगध में जोड़ना चाहते थे। खैर, इस युद्ध में अजातशत्रु की जीत हुई। कौशल के राजा को शांति प्रस्ताव के लिए अपनी एक बेटी की शादी भी अजातशत्रु से करानी पड़ी और काशी पर से भी अपना पूर्ण अधिकार छोड़ना पड़ा। और इस घटना से अजातशत्रु को भी खूब बल मिला। गद्दी के लिए अपने पिता का कत्ल करने वाले अजातशत्रु के लिए रिश्तों के कोई खास मायने थे नहीं। जैसे कि हमने आपको बताया, अजातशत्रु की माता चिलाना लच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन अजातशत्रु ने लच्छवियों के खिलाफ भी युद्ध किया था क्योंकि लिच्छवी और कौशल के राजाओं के बहुत अच्छे संबंध थे। बगल में ही था वैशाली और कूटनीति स्तर पर भी दोनों एक दूसरे के साथी थे। वैशाली और कौशल की बढ़िया बनती थी। अब अजातशत्रु के खून में तो बस मगध का विस्तार ही था, इसलिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अजातशत्रु ने अंततः लिच्छवियों को भी युद्ध में हराया और मगध साम्राज्य का विस्तार काशी और वैशाली तक किया। दंत कथाएं कहती हैं कि अजातशत्रु के रथ में गदाएं जुड़ी होती थी, मतलब जब रथ दुश्मनों के बीच से निकलता था तो गदा के चपेट में आने से कई दुश्मन सैनिक ऐसे ही मर जाते थे। लेकिन महाशक्तिशाली अजातशत्रु के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अवंती साम्राज्य। बिंबिसार को जब लगा था कि दोनों के लिए एक दूसरे को जीतना आसान नहीं है, तो उन्होंने शांति समझौता कर लिया था। लेकिन अजातशत्रु के अग्रेसिव बिहेवियर के चलते कूटनैतिक रिश्ते खराब होने लगे। अजातशत्रु के समय में ही अवंती ने वत्स को हराकर कौशाम्बी पर कब्जा कर लिया था। मतलब साइड बाय साइड वो लोग भी अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। अब उनकी नजर भी थी मगध पे। अवंती के राजा ने अजातशत्रु को अपना विस्तार मगध तक करने की धमकी भी दी और इस खतरे से डर के अजातशत्रु ने राजगिर की किलेबंदी तक शुरू कर दी थी। इन दीवारों के अवशेष राजगिर में आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि उनके जीते जी अवंती ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। अजातशत्रु के बाद मगध की कमान संभाली उदयन या उदयभद्र ने, ठीक उसी तरह जैसे अपने पिता अजातशत्रु ने संभाली थी। उदयन ने भी अपने बाप का ही कत्ल करके गद्दी प्राप्त की थी। सम्राट बनने के बाद उदयन ने सबसे पहला काम किया राजधानी को शिफ्ट करना। राजगिर पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो राजधानी को गंगा और सोन नदी के संगम पर ले आए। पाटलिपुत्र यानी आज का पटना। उदयन के इस कदम ने एक नए ऐसे शहर की नींव रखी जो मौर्य साम्राज्य के दौरान सदियों तक एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बना रहा।
इसकी भौगोलिक स्थिति ने व्यापार, रक्षा और सेंट्रल कंट्रोल को बढ़ाया, जिसके बाद मगध का प्रभुत्व मजबूत ही होता गया। जैन धर्म के अनुयायी के रूप में उदयन ने हर्यंक वंश की जैन धर्म के प्रति सम्मान की परंपरा को जारी रखा, जिससे मगध में बौद्ध धर्म के साथ ही जैन धर्म का भी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव बढ़ा। अपने पिता की तरह उदयन ने भी अवंती के साथ लड़ाई की और इसके राजा को कई बार पराजित भी किया। हालांकि बौद्ध सूत्रों के अनुसार 444 ईसा पूर्व में उदयन के बेटों ने उनका कत्ल कर दिया, पर क्योंकि वो अपने पिता अजातशत्रु या दादा बिंबिसार जितने प्रभावी नहीं थे, इसलिए यहीं से हर्यन्यक वंश के ढलान आपको देखने को मिलती है। इसके बाद शिशुनागा वंश ने मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की थी। शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता थी अवंती पर जीत। 100 साल बाद मगध और अवंती की राइवलरी अवंती की हार के साथ खत्म हुई। शिशुनाग के शासनकाल में अवंती मगध का हिस्सा बना और मौर्य काल तक मगध के साथ रहा। शिशुनाग के बाद मगध पर नंद वंश का भी शासन रहा। नंद वंश के दौरान मगध और ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य बना। महापद्म नंद वंश के पहले शासक थे, इतने शक्तिशाली कि पंजाब और सिंध पर कब्जा करने वाला अलेक्जेंडर डर से मगध की तरफ कभी आगे ही नहीं बढ़ा था। महापद्म नंद, जिन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था, पुराणों के अनुसार उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जिनमें कलिंगा यानी मॉडर्न आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा शामिल है। उनकी उपलब्धियों में से एक प्रमुख उपलब्धि थी कलिंग के राजा को हराना और इस इलाके को मगध में शामिल करना। महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जैसे सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था और वहां से एक जैन मूर्ति को विजय के प्रतीक के रूप में मगध भी लेकर आए थे। यह विजय उनकी सैन्य शक्ति और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। महापद्मनंदा की सेना में लगभग 2 पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार फौज और 6,000 लड़ाकू हाथी थे। इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी उस वक्त हिंदुस्तान में और दुनिया में भी और जगह देखने को कहीं नहीं मिलती थी। जैसे हमने पहले बताया, मगध की इन्हीं बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज के चलते अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान की तरफ यानी आगे आने का विचार त्यागा था। वैसे एक मत ये भी है कि अलेक्जेंडर की जो फौज थी बहुत लंबे वक्त से लड़ रही थी और नॉर्थ इंडिया का जो एक्सट्रीम वेदर था वो उनको सूट नहीं कर रहा था। लगातार लड़ते लड़ते वो थक भी गए थे, कई तो बीमार भी हो गए थे। इसलिए अलेक्जेंडर अपनी फौज लेकर वापस लौटे। धीरे धीरे नंद वंश के उत्तराधिकारियों की नेतृत्व क्षमता भी कमजोर पड़ी। धनानंद इस वंश के आखिरी शासक हुए और इसके बाद मौर्य वंश का शासन आया, जिसमें मगध की ग्लोरी अलग लेवल पर पहुंची। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बेहद साधारण परिवार से थे। ब्राह्मण परंपरा के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म नंद राजवंश के दरबार में हुआ था और उनकी माता का नाम मूरा था, जो एक शूद्र महिला थी। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने नंदों को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त ने दुश्मनों के खिलाफ चाणक्य की चाल का वर्णन 9वीं शताब्दी के विशाखदत्त द्वारा लिखे नाटक मुद्र राक्षसा में आपको मिल जाएगा। इतिहासकार रामशरण शर्मा अपनी किताब में एक ग्रीक राइटर जस्टिन के रेफरेंस से लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों के साथ पूरे भारत पर राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन में कई छोटे बड़े युद्ध जीते, जिनमें सबसे बड़ा था सेल्यूकस के साथ लड़ा गया युद्ध। सेल्यूकस अलेक्जेंडर की सेना में कमांडर थे, जो कि बाद में अलेक्जेंडर की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए। सेल्यूकस का भारत के पूरे उत्तरी पश्चिमी भाग पर कब्जा था और चंद्रगुप्त ने अपने शासन काल में मगध का विस्तार पूरे भारत तक करने की सोची ही थी। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच लड़ाई हुई, पर मगध की विशाल सेना के सामने सेल्यूकस टिक नहीं पाए। सेल्यूकस ने इस युद्ध में अपनी हार मानते हुए चंद्रगुप्त के सामने शांति प्रस्ताव रखा और अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से भी कराई और नदर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जो सिंध का वेस्ट है वहां तक का इलाका उनको एज अ गिफ्ट दे दिया। इस प्रस्ताव के तहत चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। तो चंद्रगुप्त ने इस तरह एक बहुत बड़ी सल्तनत का निर्माण किया, एक बड़े साम्राज्य का, जिसमें बिहार था, उड़ीसा, बंगाल के भी बहुत बड़े बड़े हिस्से थे। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का इलाका भी था। केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर मौर्यों ने लगभग पूरे भारतीय महाउपद्वीप पर शासन किया था। मौर्यों ने अपने काल में उन गणराज्यों या संघों को भी जीता था जिन्हें कौटिल्य ने साम्राज्य के विकास में एक बाधा भी माना था।
चंद्रगुप्त के शासन में सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी विशाल सेना का रखरखाव। एक रोमन लेखक प्लिनी के मुताबिक चंद्रगुप्त ने 6 लाख पैदल सैनिक, 3000 घुड़सवार कैवलरी और 9000 युद्ध हाथी रखे हुए थे। इन नंबर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस जमाने में जो भी सुनता होगा वो कभी भी मौर्यों से सीधे लड़ाई के बारे में तो सोचता ही नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य काल में मगध के पास अपनी नेवी भी होती थी और मौर्यों की सेना की जो शक्ति थी नंदों की तुलना में लगभग 3 गुना तक थी, जबकि किंगडम तो वही थी। अच्छा, एक सवाल अब आप पूछेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी का खर्चा पूरा कैसे किया। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भरोसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि राज्य ने साम्राज्य के लगभग सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर अपना कंट्रोल रखा था। राज्य ने किसानों और शूद्र श्रमिकों की मदद से बंजर जमीन को खेती लायक बनवाया। ये जो नई जमीन तैयार हो रही थी खेती के लिए, इस पर जो किसान खेती करते थे वहां से स्टेट्स को बहुत अच्छा टैक्स भी मिलता था। मौर्य काल में किसानी के टैक्स के रूप में कुल उपज का 1/4 जिन्हें राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई थी, उन्हें इसके लिए अलग से भुगतान करना पड़ता था। इसके अलावा इमरजेंसी के वक्त किसानों को और फसल उगाने के लिए बाध्य भी किया जाता था कि इमरजेंसी है, आपको ज्यादा उगाना ही पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या मगध की डोमिनेंस को सिर्फ टैक्स में ही आप रिड्यूस कर सकते हैं? टैक्सेस बहुत आते थे क्योंकि इंडो गैंगेटिक प्लेन थे, उनके पास में ही बहुत खेती भी होती थी, तो टैक्स भी उतना ही अच्छा मिलता था। असली कारण डोमिनेंस का लेकिन सिर्फ टैक्स नहीं था। मगध के इलाके में लोहे की कई खदानें थी जिनमें झारखंड का इलाका प्रमुख था। इसी वजह से हथियार बनाने के लिए उन्हें बड़ी आसानी से मेटल्स मिल जाते थे, लोहा मिल जाता था और प्रिमिटिव मेटलर्जी है उसके सबूत आपको मिल ही जाएंगे। बहुत अच्छे मिस्त्री उनके पास थे और वो मिस्त्री तरह तरह के हथियार इन मेटल से बना करके उनको दिया करते थे। प्राचीन इतिहास से लेकर आज वर्तमान तक ये बात लागू होती है कि जिसके पास जितने मॉडर्न वेपन्स होंगे वो उतना मजबूत होगा। मगध 1 सदी तक अवंती नहीं जीत पाया था, तो उसका कारण भी यही था कि अवंती के पास भी, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, आधुनिक मैप के हिसाब से वहां पर भी लोहे की खदानें थी और वो लोग भी मेटलर्जी को जानते थे, तो वो भी मॉडर्न वेपनरी उस जमाने के हिसाब से बना लिया करते थे। तो उनके तीर के टिप्स थे, उनके ऊपर पत्थर नहीं मेटल लगा करते थे। मगध की 2 राजधानियां यानी पहले राजगीर और फिर पाटलिपुत्र बहुत सोच समझ के बसाई गई थी। दोनों राजधानियां विरोधी सेना के लिए अभेद्य थी। राजगीर 5 पहाड़ियों के समूह से घिरा था और उस दौर के लिहाज से बिल्कुल अभेद्य था, क्योंकि तब किलों पर हमला करने के लिए तोप ही नहीं हुआ करती थी। तोप तो मुगल के टाइम पे आई है। जब मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया तो तब भी उसके लिए एक स्थान का खास ध्यान रखा गया था। पाटलिपुत्र गंगा, पुनपुन और सोन नदी के संगम पर था। इसके अलावा एक और नदी थी, घाघरा। उस जमाने में संचार का कोई साधन तो नहीं था, तो फौज को नदियों के रास्ते मूव कराना इजी रहता था शिप से। इस लिहाज से पटना की स्थिति और भी बढ़िया थी, क्योंकि चारों तरफ से तो नदियों से घिरा हुआ था। अब बहुत जल्दी ट्रूप्स को मूव कर सकते थे। गंगा और सोन ने इसे उत्तर और पश्चिम से घेर रखा था, जबकि पुनपुन ने इसे दक्षिण और पूरब से। इस तरह से पाटलिपुत्र एक अभेद्य जल दुर्ग की तरह था, जिसे आप बारिश में तो अटैक करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, और बाकी सीजन्स में भी आपको इन विशाल नदियों को पार करके आना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंच पाएंगे पाटलिपुत्र। खैर, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध को बिंदुसार ने संभाला। बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, जिन्होंने लगभग 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। उन्हें अमित्रघट यानी शत्रुओं का संहार करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार का शासन अपने पिता चंद्रगुप्त और पुत्र अशोक के शासन की तुलना में कम उल्लेखित है। बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित विशाल मौर्य साम्राज्य को बनाए रखा, जो अफगानिस्तान से बंगाल और दक्कन तक फैला हुआ था। कुछ सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने दक्षिण भारत में और विस्तार किया, विशेष रूप से दक्कन के इलाके में। हालांकि केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से मौर्य नियंत्रण से हमेशा बाहर रहे। बिंदुसार के शासन काल के अंत में उत्तराधिकारी को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुआ। मगध की गद्दी के लिए खून बहाना कोई आम बात ही है। बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्यावदन में उल्लेख है कि अशोक ने अपने ही भाइयों को, विशेष रूप से सुसिन को हराकर सिंहासन हासिल किया था, जो बिंदुसार के शासन काल के अंत में दरबार की आंतरिक अस्थिरता को दर्शाता है। यानी ये क्लियर नहीं था कि अगला किंग बनाना किसको है। बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक ने मगध की गद्दी संभाली।
और मगध के इतिहास के सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त सम्राट बने। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपनी उम्र के शुरुआत से ही बहुत क्रूर थे और गद्दी पर बैठने के लिए उन्होंने अपने ही सगे 99 भाइयों का कत्ल किया था। अब इस बात पर मतांतर है, मतभेद भी हैं कि अशोक ने 99 भाई मारे भी थे या नहीं, लेकिन इस बात पर ज्यादातर इतिहासकार सहमति रखते हैं कि अशोक ने अपने भाइयों को मारकर या मरवाकर ही सत्ता हथियाई थी। अशोक लंबे वक्त से कलिंग फतेह करना चाहते थे। उन्होंने अटैक भी किया, लेकिन काम उनकी उम्मीद से बहुत मुश्किल निकला। आखिरकार कलिंग को उन्होंने जीता, लेकिन अशोक के आदेश पर लाखों लोगों की हत्या हुई। नदी का रंग लाल भी हो गया। ऐसा भी कहते हैं कि ये सब देखकर अशोक ने हिंसा त्यागी, बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। अशोक का शासन युद्ध से शांति और हिंसा से अहिंसा की ओर एक असाधारण परिवर्तन का प्रतीक है। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को नैतिकता और कल्याणकारी शासन के आधार पर एकजुट किया। अशोक ने धम्म की नीति शुरू की, जो नैतिकता, करुणा, अहिंसा और सामाजिक कल्याण पर आधारित थी। अपने बच्चों को श्रीलंका तक भेजा। यह नीति सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख भी बनवाए, जिनमें एक है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जो कि बनारस के सारनाथ में है। अशोक के ही प्रयासों ने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित किया, जिसका प्रभाव आज आपको श्रीलंका, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों में भी देखने को मिलता है, स्पेशली तिब्बत में। मगर अशोक के इन सारे अच्छे कामों का कुछ फायदा मगध को देखने को नहीं मिला। सेना पर भारी खर्च और नौकरशाही के भारी भुगतान ने मौर्य साम्राज्य के लिए एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी पैदा कर दिया था। लोगों पर लगाए गए विभिन्न टैक्सेस के बावजूद इस विशाल ढांचे को बनाए रखना अशोक के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा था, क्योंकि मगध एक बहुत बड़ा स्टेट था। इतिहासकारों के मुताबिक अशोक ने बुद्ध भिक्षुओं को बड़े पैमाने पर दान किया, जिससे उनका शाही खजाना खाली हो गया और अंत में उन खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें राजकोष में रखी गई सोने की मूर्तियों तक को गलाना पड़ा। मौर्य काल का पतन अशोक के रहते रहते ही शुरू हो गया था। इसके बाद आगे जो उत्तराधिकारी आए, उनका नेतृत्व उतना मजबूत नहीं था। अंतिम मौर्य सम्राट ब्रह्मदत्त की हत्या खुद उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसके बाद मौर्य काल का अंत हो जाता है और मगध का अगला शासन शुंग वंश का हुआ, जिसके पहले सम्राट बने पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र ने यूनानियों के खिलाफ बहुत बड़े युद्ध लड़े। शुंग सम्राटों ने कला व संस्कृति को बड़ा बढ़ावा दिया, लेकिन पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश के उत्तराधिकारी भी उतने ताकतवर नहीं रहे और कान्वा वंश का उदय होता है। कान्वा वंश के पहले सम्राट थे वासुदेव कान्वा, जो शुंग वंश के आखिरी सम्राट देवभूति के दरबार में मंत्री थे। उन्होंने देवभूति को गद्दी से हटाकर मगध में कान्वा का शासन लाया था। मगर बहुत ही छोटे टाइम के लिए आंध्र के सातवाहन वंश के राजा ने कण्व वंश की आखिरी सम्राट सुशर्मन की हत्या कर मगध पर कान्वा वंश के शासन का भी अंत कर दिया। इसके बाद कुछ छोटे मोटे वंश के शासन के बाद फिर बारी आती है गुप्त वंश की। गुप्त वंश ने मगध पर 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, मगर गुप्त वंश को ख्याति मिली इनके पोते चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। चंद्रगुप्त को महाराजा अधिराज की उपाधि मिली हुई थी, अर्थात राजाओं का भी राजा। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करके पड़ोसी राज्य से अपनी कूटनीति रिश्ते मजबूत किए। यह गठबंधन गुप्तों को बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में प्रभाव रखने के लिए सहायक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध और आसपास के इलाकों जैसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपने नियंत्रण में लिया। उनके शासन ने गुप्त साम्राज्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद में उनके बेटे समुद्रगुप्त ने और विस्तार दिया। समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा और प्रभाव हिंदुस्तान के बाहर भी फैली हुई थी। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने शासन काल में कभी हार का सामना ही नहीं करना पड़ा और अपनी इसी वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपनी पीक पर पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह मध्य भारत में शासन करने वाले वाकटाक के राजकुमार से करवाया था। राजकुमार की मौत के बाद उनके नाबालिग बेटे ने सिंहासन संभाला और इस प्रकार प्रभावती की अप्रत्यक्ष रूप से शासक बन गई और इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने मध्य भारत के वाकटाक साम्राज्य पर भी अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा इलाका मिला।
इस इलाके में अपने व्यापक प्रभाव के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुषाणों से मथुरा पर भी विजय प्राप्त की। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पश्चिमी मालवा और गुजरात तक कब्जा कर लिया था, जो लगभग 4 शताब्दी तक शाका क्षत्रपस के पास में था। इस वजह से चंद्रगुप्त को व्यापार और वाणिज्य के लिए भी प्रसिद्ध वेस्टर्न सी फ्रंट पर नियंत्रण हासिल हुआ। इससे मालवा और इसके प्रमुख शहर उज्जैन का विकास हुआ, जो कि मगध के ही अधीन था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में ही बनवाई और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। इस उपाधि को सबसे पहले अवंती के एक राजा ने पश्चिमी भारत के शक्रप को हराकर ग्रहण किया था। वैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य एशियाई से आए हुनों के आक्रमण का सामना भी करना पड़ा। गुप्त वंश के बाद मगध पर लेटर गुप्त वंश का शासन रहा। हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश 7वीं शताब्दी में और पाल वंश 8वीं से 12वीं शताब्दी सदी में शासन करता है। इसके बाद मगध का केंद्र महत्व धीरे धीरे कम होता है और ये इलाका छोटे राज्यों और विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव में भी आने लगता है। बौद्ध धर्म और नालंदा जैसे केंद्रों ने इस काल में मगध की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा। सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की बात हो रही है तो नालंदा विश्वविद्यालय को हम कैसे भूल सकते हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था और ये अपने जमाने में पूरी दुनिया में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। बच्चे एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाते थे इस यूनिवर्सिटी का। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग देशों के 10,000 से भी ज्यादा छात्र थे और 2,000 से भी ज्यादा फैकल्टी। उस जमाने में ये बहुत बड़ा नंबर था। ये बहुत असाधारण सी बात है। एक समय मगध के जिस आधार ने अलेक्जेंडर को उल्टे पांव लौटा दिया था, धीरे धीरे वही उसके लिए समस्या बना और लगातार होने वाले हमलों के चलते आखिरकार मगध बिखरा। 12वीं शताब्दी के अंत में एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। इसी हमले में नालंदा सहित कई महत्वपूर्ण साइट्स नष्ट की गईं और नालंदा का विशाल पुस्तकालय, वहां की लाइब्रेरी जहां हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां थीं, सब जलकर राख हो गई और यह प्राचीन शिक्षा केंद्र हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हुआ। इसके बाद भारत के मुगलों का साम्राज्य आता है। इसके पहले शासक थे बाबर, जिन्होंने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मुगल साम्राज्य के बड़े और महत्वपूर्ण शासक हुए। मुगलों ने आज के बिहार और बंगाल सहित भारत के कई हिस्सों पर अपना शासन चलाया। मुगलों ने भारत में 1526 से 1857 तक यानी लगभग 331 साल शासन किया, जिसमें से 250 साल तक उनका काफी पावरफुल रूल था। वैसे इन्हीं मुगलों को सबसे बड़ा झटका बिहार से ही आने वाले शेरशाह सूरी ने दिया था। शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था बिहार के सासाराम में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1539 के चौसा युद्ध और 1540 के कन्नौज युद्ध में हराकर मुगलों के साम्राज्य को देश से बाहर का रास्ता दिखाया था। मगर शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद 1555 में हुमायूं ने एक बार फिर से भारत पर आक्रमण किया, मगर 1556 में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद हुमायूं के बेटे अकबर ने बैरम खान की मदद से शेरशाह सूरी के सेनापति हेमू को हराकर फिर से भारत में अपना राज्य स्थापित किया और फिर मुगल पीरियड आता है। मुगल धीरे धीरे फिर मजबूत थे, लेकिन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने अपना भी विस्तार शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक और साम्राज्यवादी संगठन था, जिसने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के शासन की नींव रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में व्यापार शुरू करने के लिए जहांगीर से 1612 में सूरत में एक व्यापारिक केंद्र यानी एक फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मांगी थी। धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ पॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर के गेम में भी घुसे। ये धीरे धीरे कंपनी ने स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ किए और अपनी एक सहस्त्र सेना बना ली और फिर कंपनी ने व्यापार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया। सत्ता संघर्ष के लिए बहुत जल्दी अंग्रेज और मुगलों में टकराव भी हुआ। 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर कंपनी की सत्ता को मजबूत किया। इसके बाद बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण हुआ और 7 साल बाद यानी 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब को हराकर उत्तर भारत में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। इस जीत के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार भी मिला। दीवानी यानी आप वहां के टैक्स उठा सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अगले एक सदी से भी ज्यादा समय तक भारत पर शासन किया।
200 साल टोटल मिलाओगे तो कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग, खासकर कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया, खेती को बर्बाद किया ताकि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिल सके। कंपनी के रूल के खिलाफ कई विद्रोह हुए, जिनमें सबसे प्रमुख 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये विद्रोह कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष का परिणाम था, स्पेशली ट्रूप्स के बीच। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने भारत का प्रतीकात्मक नेता बनाया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली से निर्वासित कर दिया। बहादुर शाह जफर जब खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े तो एक अंग्रेज मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। ऐसा कहा जाता है कि जब बहादुर शाह जफर अंग्रेजों की गिरफ्त में थे तो हडसन ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब ते हिंदुस्तान की। मगर बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया कि गाजियों में ब रहेगी जब तलब ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। खैर, जफर गिरफ्तार तो हुए जैसा हमने आपको बताया, और उनके दोनों बेटों के सिर भी कलम किए गए ताकि वो वंश खत्म हो जाए। अंग्रेजों ने उन्हें रंगून निर्वासित किया, जहां 7 नवंबर 1862 को उनका देहांत हुआ। बिहार पर लौटते हैं। बिहार में जगदीशपुर स्टेट्स के शासक बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं और अभी इनका नाम चलता है बिहार में बहुत अच्छे से। कुंवर सिंह गोरिल्ला वॉर में बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और इतने की कई बार अंग्रेजों की विशाल सेना को उन्होंने चकमा भी दिया था। सिपाही विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने एक बार उनकी नाव पर गोलीबारी कर दी थी। जब कुंवर सिंह ने निर्णय लिया कि वो अपनी सेना लेकर वापस लौट जाएंगे तो अंग्रेजों की एक गोली उनके बाएं हाथ में लग गई और उन्होंने संक्रमण का खतरा देखते हुए अपनी तलवार निकाली और अपनी बाह काटकर गंगा में बहा दी। हालांकि आगे चलकर उनकी सेना कमजोर भी पड़ी और अंग्रेजों ने जगदीशपुर स्टेट्स पर कब्जा कर लिया। 26 अप्रैल 1858 को अपने ही गांव में वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ, लेकिन विद्रोह में उनकी आक्रामकता का असर पूरे देश भर में हुआ। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 में कंपनी का शासन समाप्त किया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। द ईस्ट इंडिया कंपनी को 1874 में फिर पूरी तरह भंग कर दिया गया, तो अब भारत पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का शासन रह गया। बंगाल पूरे देश में सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, जिसमें आज बिहार आता था। झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश सब थे। तब अंग्रेजों ने देश की राजधानी कोलकाता में बनाई थी। तो इससे आपने देखा कि जिस मगध में कभी बंगाल आता था, अब उसी बंगाल में बिहार आने लगा। जैसा बिहार हम आज देखते हैं नक्शे पर, उसकी मांग उठने का सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों की नज़र में कोलकाता का बहुत महत्व होना। बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों ही एक प्रेसिडेंसी के अंतर्गत थे, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ कोलकाता को महत्व दिया। इसने बांग्ला समाज को अंग्रेजी सीखने का मौका दिया और जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स थी उन पर बांग्ला लोगों का वर्चस्व हुआ। इससे बांग्ला लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। पूरे भारतवर्ष में वे एलीट कहलाने लगे और बांग्ला संस्कृति के कारण एक शिष्टता का भाव भी उपजा। 1894 में बिहार से सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने द बिहार टाइम्स नाम से एक अखबार निकाला और बिहार को अलग प्रेसिडेंसी बनाने की मांग पर जोर देना शुरू किया। इस मांग में वे लगातार इस बात पर जोर देते थे कि अगर बिहार का विकास होना है तो उसका अलग होना बहुत जरूरी है। 16 अक्टूबर 1905 को भारत के वाइसलॉर्ड कर्जन ने संप्रदाय हिंदू मुसलमान के आधार पर बंगाल का विभाजन किया। ईस्ट में मुसलमान रह गए और वेस्ट में रह गए हिंदू। कहा यह गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया है, लेकिन अंदर की बात तो सब जानते थे कि ये हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा करने के लिए किया गया है। खैर, बंगाल के 2 हिस्सों में बांटने के बाद बिहार के साथ साथ उड़ीसा ने भी अलग प्रेसिडेंसी की मांग तेज की। क्षेत्रीय नेताओं को यह भरोसा था कि उनके आंदोलन से मुमकिन हो सकता है। 1905 के बाद अधिकांश बंगालियों ने अलग बिहार के संभावना को अधिक अनुकूलता से देखना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट कर लिया कि बंगाल से बिहार अलग हो सकता है। पटना के सैयद अली इमाम, उड़ीसा के हसन इमाम, पटना के मजरूल हक जैसे नेताओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया। 1908 के बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित होता है, जहां मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग रखी। फिर 1908 में दूसरा प्रांत सम्मेलन होता है। बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन यानी कि जमींदार और बिहार के मुस्लिम लीग के नेताओं ने साथ मिलकर पटना में लेफ्टिनेंट गवर्नर
एंड फ्रेजर के सामने अलग बिहार प्रेसिडेंसी की मांग की। क्योंकि कुछ ही साल पहले बंगाल का विभाजन सांप्रदाय आधार पर किया गया था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने इस गठजोड़ का पूरे बिहार के अंदर सकारात्मक संदेश गया। क्योंकि बिहार प्रांत के नेताओं और जनता सिर्फ बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ही अलग प्रेसिडेंसी की मांग नहीं कर रहे थे ना, कि हिंदू या मुसलमान के आधार पर है। आखिरकार एलजी फ्रेजर ने उनकी मांगों पर विचार किया और दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के सम्राट के रूप में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पर बिहार और उड़ीसा को बंगाल से एक अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी दी जाएगी। इस घोषणा को 22 मार्च 1912 को अधिसूचित किया गया और अगले महीने ये दोनों क्षेत्र भारत के नक्शे पर अलग अलग राज्य के रूप में उभरे। तो ये थी कहानी बिहार के जनपद और महाजनपदों की।